अश्विनी उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपकी बड़ी सीधी सी बात है। 40 सेकंड में आर्टिकल 14 कहता है सब समान है, 15 कहता है भेदभाव नहीं होगा, 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, 19 कहता है कि कोई भी हिंदू हो या मुसलमान कहीं जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, रोजगार शुरू कर सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है अपने रीतियों का अधिकार है, प्रथा का अधिकार है। फिर अलग से माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? मैं ये कह रहा हूं ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए। आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा हुआ है, न मजहब देख के टैक्स लोगे, न मजहब देख के टैक्स खर्च करोगे। अभी धर्म देख के टैक्स लिया जा रहा है मठ मंदिरों से, और मजहब देख के टैक्स खर्च किया जा रहा है, हजारों करोड़ खर्च किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। इस संविधान में मैं आपके सामने न कहीं पे माइनॉरिटी डिफाइन है, न किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है, न इस संविधान में माइनॉरिटी कमीशन का जिक्र, न माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जिक्र। हजारों करोड़ का बजट नरसिम्हा राव ने शुरू किया, मनमोहन सिंह ने शुरू किया, कंटिन्यू चला। आज भी राज्य सरकारें भी खर्च कर रही हैं, केंद्र सरकारें भी खर्च कर रही हैं। केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन, राज्य में माइनॉरिटी कमीशन, केंद्र में माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री, राज्य में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं ये खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी बिल्कुल खत्म। देखिए, मैं मानता हूं कि एक है भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसके हम सब नागरिक हैं, लेकिन सुधांशु जी इस पार्टी से आते हैं, उसके ऊपर भी एक संघ है जिसको आप मदर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आरएसएस कहते हैं। मैं उपाध्याय जी की इस बात से पूरी, आज मैं जो नोमानी साहब ने कहा वही मेरी लाइन है, इंसाफ सबको मिले, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कोई बात नहीं है, चूंकि संविधान में कहीं ये व्याख्या नहीं थी। मेरा सीधा कहना यह है कि संघ को क्या वही इंसाफ मिल रहा है? दिलवी साहब, मैं वही तो पूछ रहा हूं, पॉइंट वही है। क्या वो बोलना आसान है, मिल रहा है क्या वो इंसाफ? क्या कश्मीर में हिंदुओं को वो इंसाफ मिल गया था? एक सेकंड, बिल्कुल वो सत्ता से सवाल होगा, लेकिन कश्मीर में हिंदुओं को इंसाफ मिला क्या? बताइए ना। एक सेकंड नोमानी साहब, देखिए, मेरा कहना ये, कश्मीर में जो कुछ हुआ, मस्जिदों से जो कुछ हुआ, ये सरकार का काम है, और सरकार ने इस पर कमेटी बनाने की बात कही है, जो दोषी सजा मिले। मैं 47 के बाद जो राजे रजवाड़े थे वो पाकिस्तान चले गए। बकौल जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, मैं कल भी पंचर लगा रहा था। इसी सरकार में सुधांशु जी शायद पार्लियामेंट में इस पर बहस थी, इनकी तकरीर आज तक हमको याद है कि आपने क्या करा। सच्चर कमेटी के मुताबिक मैं इस देश में दलित से बदतर हालत में, ये भी एक सच्चाई है। मैं इससे आगे एक बात कहता हूँ, उपाध्याय जी से मैं कहता हूँ, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को मुझको मत समझाइए। मैं तो कहता हूँ समानता हो सबके लिए, एक जैसा कानून लाइए। जब टैक्स सब देते हैं तो ये कमीशन की कोई जरूरत नहीं है, मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझको ये बताया जाए, वो संघ जिसकी शाखा से निकल के जो मोदी जी भी आते हैं, उपाध्याय साहब भी हो सकते हैं और ये भी आते हैं, उस संघ को क्या जरूरत पड़ गई कि वो भी एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। यानी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी मेजॉरिटी की सियासत आप भी करते हैं। आखिरी बात, जब मुझको वोट चाहिए होता है, मैं बिहार में जाके कहता हूं मैं यादववंशी हूं। जब मुझको वोट चाहिए होता है, मैं कहता हूं ओबीसी हूं। जब मुझको वोट चाहिए होता है, मैं कहता हूं कि साहब मैं सूर्यवंशी हूं। जब वोट लेने के लिए आप यादववंशी बन सकते हैं, जब वोट लेने के लिए आप ओबीसी बन सकते हैं, तो जो पंचर लगाता है उसको यह अधिकार है, उस सिख को भी, उस हिंदू को भी, उस कश्मीरी पंडित को भी, कि वो कहे कि मुझको ये दिया जाए। आपने भी यदुवंशी बोल दिया, आपने भी रघुवंशी बोल दिया, लेकिन किसी ने शिया, सुन्नी, अहमदिया नहीं बोलता। एक ही वर्ग को बांटो। आपका सदन में, आपका पार्लियामेंट में दिया गया एक भाषण है जिसकी बहुत चर्चा होती है। बहुत जबरदस्त भाषण है, पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। बहुत जबरदस्त वो भाषण है, बिल्कुल दिलवी साहब ने जो बात बोली, और उस भाषण की अधिकतर कई मंचों पर चर्चा होती है, और वो भाषण ये है, आपने उसमें आखिरी लाइन बोली थी जो मैं व्यूअर्स को बोलता हूं, उस भाषण को जरूर सुने, यूट्यूब पे उनको मौका मिले तो। उस भाषण में आपने आखिरी लाइन बोली थी, शराफत अली को उसकी शराफत ने लूटा। क्या मायने हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि सच्चर कमीशन ने की रिकमेंडेशन में आया कि इनकी कुछ जगहों पर स्थिति दलितों से बदतर हो गई, पंचर लगाने लगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने बोला था पार्लियामेंट में, जब ये देश आजाद हुआ 564 रियासतें थीं। ये बताइए, कोई पारसी रियासत थी? नहीं। कोई जैन रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई यहूदी रियासत थी? नहीं। एक दो महाराजा पटियाला छोड़ दे सिख रियासतें भी नहीं थी। पर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब हैदराबाद, नवाब लखनऊ, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज थी। अब फिर भैया पंचर लगाने तक आ गए 63 साल में। ये किसने पहुंचाया यहां तक? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं जनाब, आप दोनों लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। 1931 का सेंसस, चूंकि कास्ट के आधार पर, चूंकि इन्होंने यादववंशी और सारा बोला था, उसमें देश की साक्षरता दर है 7%, 8%, उत्तर प्रदेश की है 7%। जो हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ब्राह्मण, उसकी साक्षरता दर है 15%, क्षत्रियों की है 13%, और सैयद मुसलमानों की 24%, यानी नेशनल एवरेज का 3 गुना। उसके बाद आप 63 साल के बाद पंचर लगाने पे आ गए, तो आप खुद सोचिए कि आप तो इतने पढ़े लिखे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 47 में 20% मुसलमान,
कहां चले गए सब? क्योंकि अपने को पढ़ाई लिखाई से अलग कर लिया और आ गए उस सेकुलर सियासत, माइनॉरिटी सियासत में, सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर। क्योंकि अब मैं ये भी बात कहना चाहता, एक मिनट में जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए जब तक ये देश सेकुलर नहीं हुआ था ना, तो मुसलमानों में एक से एक ज़हीन लोग होते थे। आप बचपन में हम लोगों ने जितने रेडियो पे सुने, तो बड़े बड़े फनकार कौन होते थे? यानी उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, बड़े बड़े जितने भी नगमा निगार होते थे, चाहे वो हजरत जयपुरी हो, शकील बदायूनी हो, और ये जिगर मुरादाबादी हो, वगैरह वगैरह। अब जब से सेकुलर हो गया तो अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, याकूब मेनन, इशरत जहां, फलाने यही हो गए। इसलिए मैंने कहा ये क्यों हुआ? किसी ने समझाया इनको कि हमको बड़ी अदावत है, जैसे इन्होंने कहा संघ, अरे साहब भाजपा को तुमसे बड़ी अदावत है। दूसरों ने कहा हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है। इसलिए मैंने बोला था किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। अच्छा एक सेकंड, मैं मौका दे रहा हूं शोएब जमाई को। एक सेकंड शोएब जमाई, अब आप मतलब ऐसा होता है कि आगे बढ़ना चाहिए जीवन के अंदर, लेकिन लुक बैकवर्ड नहीं होता कोई। आप हिजाब की वकालत करके, 3 तलाक की वकालत करके, 370 का रोना रोकर, बाबरी मस्जिद का रोना रोकर आप लोग चाहते हैं कि लुक फॉरवर्ड हो जाए। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि आपके यूथ को क्या चाहिए? आपके यूथ को क्या बाबर की मस्जिद चाहिए? जवाब होगा नहीं। क्या आपके यूथ को हिजाब चाहिए? जवाब होगा नहीं। आप आगे क्यों नहीं देखना चाहते? हर विषय पर आप राजनीति करना चाहते हो। उस राजनीति की कीमत कोई और नहीं चुका रहा, मुसलमान युवक चुका रहा है, और उसका खामियाजा आने वाली पुश्तें भुगतेंगी। मैं बोलूं जी, आज का जो यूथ है, मुस्लिम यूथ है, उसके एस्पिरेशंस हैं, अपने ड्रीम्स हैं। आपने कहा कि मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं खुद भी यहाँ से मुस्लिम यूथ कम्युनिटी से हूँ और हमने पीएचडी की और सारी चीज़ें पढ़ाई की। सवाल ये होता है कि आज मुझे एक बड़ा विरोधाभास दिखता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो नेता हैं, जैसे अश्विनी उपाध्याय को आप बीजेपी का नेता कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एडवोकेट हूँ। ठीक है, एडवोकेट भारतीय हूँ साहब, ठीक है। मैं ये विरोधाभास को देखिए, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से कि भाई माइनॉरिटी कमीशन को ख़त्म कर दिया जाए, जो बेनिफिट्स दी जाती है यहाँ से कैटेगरी के बुनियाद पर उसको ख़त्म कर दिया। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं एक सोच पनप रही है कि जो ओबीसी को आरक्षण मिला, जो एससी एसटी को आरक्षण मिला, जिसके बुनियाद पर उनका सोशल रिलीजियस जो यहाँ से सोशल, ये नया खेल खेल रहे हैं आप। ये नया खेल खेल रहे हैं। देखिए ये नया खेल खेल रहे हैं और ये गंदा खेल है। ये बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं, बिल्कुल आप गंदा खेल खेल रहे हैं ये अब। अरे बोलने दीजिए। पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर मत फेंकिए। पत्थर कौन फेंकता सबको पता है, प्लीज पत्थर मत फेंकिए। मैं अपनी बात कर लूं भाई, पत्थर हटा दो। देखिए सवाल ये होता है कि इस देश के निकले हुए पत्थर होंगे जो हटा रहे हैं आप। नहीं, सामने से आए ना। जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में सिर्फ आंकड़ों यानी संख्याकी की बुनियाद पर किसी को बेनिफिट्स, जो कि एजुकेशनल बेनिफिट्स है, ज्यादातर नेशनल माइनॉरिटी कमिशन के जो बेनिफिट्स है वो एजुकेशनल बेनिफिट्स है, वो संख्याकी की बुनियाद पर नहीं मिला। कुछ उसके आंकड़े हैं। मैं अभी जस्ट 30 सेकंड, ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है।